बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हम टॉपिक हदीस नबी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हदीस नबी है कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप अगर देखें तो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लोइंग स्पीड एट एनी पॉइंट along the pipe remains constant for an ideal fluid के जो आपके पास प्रोडक्ट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पाइप का होता है और जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो आपके पास कांस्टेंट होता है, बट इट इज फॉर आइडियल फ्लूइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए उसमें 3 कंडीशन का होना जरूरी है। ये फॉर आइडियल फ्लूइड कि जो फ्लूइड है वो आपके पास नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो आपके पास जीरो, या आपके पास जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा डिफरेंट या एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान वो आपके पास नहीं होना चाहिए, या आपके पास उसकी लेयर्स के दरमियान जो गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन होता है, और यहाँ पे नॉन विस्कस मतलब ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर गाढ़ापन ना हो। एक तो वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जो फ्लूइड हो उसकी जो डेंसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट है। ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है उसे आप क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल का नाम देते हैं। उसके बाद उसका जो फ्लो होना चाहिए वो स्टैटिक फ्लो होना चाहिए। स्टैटिक फ्लो का आपको पता है कि ऐसा फ्लो जो रेगुलर हो, ठीक है, जिसके अंदर एक खास तरतीब पाई जाती हो, ऐसे फ्लो को क्या नाम देते हैं, स्टैटिक फ्लो का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो तमाम स्टूडेंट्स को जब ये क्वेश्चन करें तो उनके माइंड में होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। आपके पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, या डेंसिटी को आप रो से शो करते हैं, मास m, और नीचे ये वॉल्यूम को v से मैंने शो किया कि डेंसिटी आपके पास मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। दूसरे नंबर पे जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ के लंबाई और चौड़ाई का जो प्रोडक्ट होता है उसे आप एरिया का नाम देते हैं। यहां से मैंने l लेंथ को l से शो कर दिया और जो विड्थ है उसको मैंने w से शो कर दिया। अच्छा, एरिया के अंदर ये 2 चीजें होती हैं, और उसके बाद जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, और एक आपके पास हाइट होती है। मतलब ये रूम ही है, इस रूम का मैंने एरिया फाइंड करना है तो क्या करूंगा, इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस रूम का मैं वॉल्यूम मालूम करूं तो मैं क्या करूंगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को ज़रब दूं और उसके बाद जो इसकी हाइट होगी उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये इसको मैंने L क्रॉस W क्रॉस X, ये लेंथ, ये विड्थ, और ये आप हाइट कह लें या आपके पास डेप्थ कह लें। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। आपने अक्सर पढ़ा होगा, 9th-10th से पढ़ रहे हैं, या यहाँ पे जो डिस्टेंस उसको हम x से भी शो कर सकते हैं, या x इज इक्वल टू VT के इक्वल आ जाता है। अब ये जो की पॉइंट्स हैं ये इसमें यूज होने, और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये इसमें जो लॉ लागू होता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉन्ग क्वेश्चन, और ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
के अंदर कौन सा लॉ जो है वो यूज होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होता है, या कोई और होता है। तो आपने किस पे टिक करना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये डेरिवेशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, कि एक जो फ्लूइड होता है वो एक पाइप में से गुजर रहा है। फ्लूइड द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कि ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती हो, जो बह सकती हो, उसे आप क्या नाम देते हैं, फ्लूइड का नाम देते हैं। अब यहां पे देखें कि आपके पास एक ये पाइप है, ये पाइप यूनिफॉर्म साइज का नहीं है। यूनिफॉर्म साइज का होता तो ये बिल्कुल इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम होता, लेकिन यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इसे आप कह लें कि ये लोअर पार्ट है, और इसे आप कह लें ये आपके पास अपर पार्ट है। इसे मैं लिख देता हूं लोअर पार्ट, और उसके बाद ये आपके पास कौन सा है, अपर पार्ट या अपर एंड कह लें। अच्छा, यहां पे लोअर पार्ट में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास कम है, और अपर जो आपके पास पार्ट है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। यहां पे जो फ्लूइड है आपके पास वाटर हो सकता है, कोई भी फ्लूइड होता है, उसको इस पाइप के अंदर आप इंटर करते हैं। जब आपने फ्लूइड को इस पाइप के अंदर इंटर किया तो क्या करेगा, पीछे से और फ्लूइड आएगा। जो पहले वाला जो फ्लूइड होगा जिसकी एक लेयर यहां पे होगी, इस जगह पे होगी, वो क्या करेगी, वो आगे धक्का लगाएगी और आगे मूव करेगा। जितना पीछे से फ्लूइड आएगा उतना यहाँ पे जो लेयर्स होगी वो आगे डिस्टेंस तय करेंगी। मतलब एक लेयर यहाँ पे होती है और वो फिर इस जगह पे पहुंच जाती है, पहले इस जगह पे होती है फिर इस जगह पे पहुंच जाती है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डेल x1 उसने डिस्टेंस कवर किया है लोअर पार्ट में। उसके बाद सेम आगे भी जो लेयर्स होंगी वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, वो आगे भी मूव करेंगी। और यहाँ पे आप देखें कि जो लेयर यहां पे होगी वो भी डिस्टेंस डेल x2 कवर करके वो इस जगह पे पहुंच जाती है। मतलब यहां पे जो फ्लूइड था उसने डिस्टेंस कवर किया डेल x1, जो यहां पे फ्लूइड था उसने डिस्टेंस कवर किया डेल x2। यहां पे लोअर पार्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, अपर पार्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अच्छा, आपको डायग्राम का पता चल गया, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के अंदर सबसे पहले आपने ये लिखना है, कंसीडर अ फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग द स्ट्रीम लाइंस इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो, कि जो पार्टिकल्स हैं इसके वो स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो कर रहे हैं। स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि एक पार्टिकल अपनी इसी लाइन में आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये नहीं हुआ अब दूसरा पार्टिकल देखें ये अपनी ही लाइन में आगे मूव करता जा रहा है, और ये तीसरा पार्टिकल देखें ये भी अपनी लाइन में आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसे फ्लो को जो रेगुलर हो उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो का नाम देते हैं, मतलब जिसके अंदर आपके पास तरतीब पाई जाती है। अच्छा, अब लोअर पार्ट के लिए आपने मैस निकालना है कि कितना मैस आपने इंटर किया। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और मैस डेल m1 होगा, स्मॉल मैस है, और उसके बाद जो डेंसिटी है वो आपके पास ρ1 की इक्वल होगी, क्योंकि लोअर पार्ट के लिए हम उसे ρ1 से शो करेंगे। और उसके बाद जो वॉल्यूम है वो आपके पास हमने निकालना है। अभी वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल होगा, आपको मैंने बताया है कि जो एरिया में दो चीजें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। वॉल्यूम के अंदर तीन चीजें होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। अब इस जगह पे एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया गया है, एरिया के अंदर दो चीजें तो आ गई हैं, और ये अब जो डिस्टेंस है जो फ्लूइड ने कवर किया है, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये आपके पास तीन चीजें, एरिया भी हो गया आपके पास, एरिया में के साथ ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के अंदर तीनों चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, A1 डेल x1, क्योंकि एरिया के अंदर दो चीजें आ चुकी हैं
और ये आपके पास डेल x1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास वॉल्यूम इक्वल होगा। और उसके बाद ये डेल x1 की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करना है कि पॉइंट के अंदर x इक्वल टू vt के इक्वल था। अब ये डिस्टेंस का फार्मूला है, यहाँ पे जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है वो आपके पास डेल x1 है, और उसके बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, और टाइम इसने डेल t लिया है यहाँ से मूव करने में। तो डेल x1 की जगह पे डेल x1 इक्वल टू v1 डेल t, ये वैल्यू मैंने डेल x1 की जगह पे पुट कर दी। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, डेल m1 इक्वल टू ρ1 a1 v1 क्रॉस डेल t की इक्वल आ जाती है। ये वो मैथ होगा जो आपने लोअर पार्ट से इंटर किया है। अच्छा, उसके बाद अपर पार्ट के लिए या अपर एंड के लिए आप देखें कि जो मैथ जितना इधर इंटर किया है उतना ही मैथ यहाँ से लीव करेगा। अब ये डेल m1 है, इधर आपके पास डेल m2 अपर पार्ट के लिए, यहाँ पे डेंसिटी ρ1 थी और यहाँ पे ρ2। लोअर पार्ट के लिए आपके पास a1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, इधर अपर पार्ट के लिए a2 होगा और वेलोसिटी v2 होगी, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपके पास डेल x2 होगा। सेम यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ था, इस जगह पे आप 2 2 लिख दें जो कि अपर पार्ट को शो करेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये इक्वेशन आपके पास 1 है, ये इक्वेशन 2। अब आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, उसके मुताबिक क्या होता है कि जो टोटल मैथ होता है वो कंजर्व रहता है। मतलब जितना आपने लोअर पार्ट में मैथ को इंटर किया है उतना ही आपके पास अपर पार्ट में से फ्लूइड होगा वो निकल जाएगा, लीव कर जाएगा। तो उसके मुताबिक डेल m1 इक्वल टू डेल m2। डेल m1 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से इस जगह पे पुट कर दी, डेल m2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि जो आपके पास फ्लूइड होगा वो आइडियल होगा, और आइडियल के अंदर आपके पास जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और इनकम्प्रेसिबल कब होता है जब उसकी डेंसिटी सेम रहती है। तो आपके पास एज डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ। जिस जगह पे ρ1 और ρ2 लिखा है उसकी जगह पे मैंने ρ पुट कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल जो हैं। अब मैंने इस इक्वेशन को इस तरह लिख दिया, तो आपके पास ρ a1 v1 क्रॉस डेल t इज इक्वल टू ρ a2 v2 क्रॉस डेल t। ये डेल t के साथ डेल t खत्म, ρ के साथ ρ खत्म, तो बाकी आपके पास बच जाता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब ये देखें, आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड, कि किसी भी पॉइंट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो फ्लूइड स्पीड होगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ गया, तो यही जो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 केस होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर आइडियल फ्लूइड, अगर आपके पास आइडियल फ्लूइड हो तो उसके लिए मैंने बताया था कि डेंसिटी सेम होती है। इस इक्वेशन को दोबारा मैंने ले लिया, ρ1 a1 v1 डेल t इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल t। आपके पास आइडियल फ्लूइड के अंदर डेंसिटी सेम रहती है, ρ1 ρ2 के इक्वल होती है, लिहाजा हम इसको खत्म कर देते हैं, डेल t के साथ डेल t खत्म, तो आपके पास a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल होता है। आपके पास a b इज इक्वल टू, अब ये जो a b है ये कांस्टेंट के इक्वल होता है ना, जो प्रोडक्ट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और जो आपके पास वेलोसिटी होती है फ्लूइड की। ये जो एरिया है इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये m3 ओवर सेकंड। अब ये जो m3 है ये किसका यूनिट होता है, ये वॉल्यूम का होता है, और सेकंड आपके पास टाइम का होता है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये वॉल्यूम ओवर टाइम, ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ये आपके पास फ्लो रेट के इक्वल होता है। फ्लो रेट मतलब आपके पास वॉल्यूम ओवर टाइम। फ्लो रेट का मतलब क्या होगा कि कितना जो आपके पास वॉल्यूम है किसी भी पाइप में से वो कितने टाइम में निकल रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्लो रेट का नाम देते हैं कि जो फ्लूइड का जितना वॉल्यूम कितने टाइम में निकल रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड। यहाँ पे जो केस हमने किया है वो तो आइडियल फ्लूइड के लिए था, अब ये आपके पास फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए। तो इसमें देखें, ρ1 a1 v1 डेल t इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल t।
नॉन आइडियल में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो सेम नहीं रहती, मतलब रो 1 इज नॉट इक्वल टू रो 2। यहाँ पे डेल टी के साथ डेल टी तो खत्म हो गया, लेकिन रो 1 और रो 2 आपके पास खत्म नहीं हो सकते। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, रो 1 a1 b1 इज इक्वल टू रो 2 a2 b2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या रो a b ये आपके पास कांस्टेंट की इक्वल होता है। अब ये देखिए ये डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। एरिया का यूनिट होता है m का स्क्वायर और ये वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब उसके बाद मैं वॉल्यूम का भी यूनिट जो है वो यहां पे पुट कर देता हूं m की 3, और ये आपके पास मास और ये m स्क्वायर और ये m की 3, ऊपर भी m की 3 और नीचे भी m की 3, m का क्यूब ये आपके पास खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बाकी क्या बचता है, मास पर सेकंड, मतलब नीचे आपके पास सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, या मैं ऐसे लिख सकता हूं रो a b इज इक्वल टू मास ओवर टाइम। तो ये उस वक्त है जब आपके पास नॉन आइडियल फ्लूइड हो, और ये उस वक्त है जब आपके पास आइडियल फ्लूइड हो। और फ्लो रेट का भी आपको पता चल गया कि क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। और अब अगर लॉन्ग ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपने इसी तरह खूबसूरत तरीके से लिखना है।